नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बैयर एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। पिछले हम क्लास में मध्य प्रदेश के 5 प्राकृतिक भागों को देख चुके हैं, जिसमें मालवा का पठार मालवा का पठार हम देख चुके हैं, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र हम अभी तक देख चुके हैं। आज हमें सतपुड़ा मैकल श्रेणी देखना और इसके बाद एक मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों में एक भाग और बचेगा, बघेलखंड का पठार। तो अभी हम देख रहे हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी को। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को यदि अगर देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है और इसका विस्तार पूर्व से लेकर के पश्चिम हिस्से तक है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी यदि अगर हम ये देखें तो यह कुल 900 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र के समानांतर यह लगभग 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यदि अगर हम इधर पूर्व तरफ देखें तो छत्तीसगढ़ के मैदान से लेकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैदान से लेकर के गुजरात के भड़ौच तक जो है, गुजरात तक यह सतपुड़ा मैकल श्रेणी फैली हुई है। अक्षांशीय विस्तार यदि अगर हम देखते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी का तो यह 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ लैटिट्यूड से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। फिर यदि हम देशांतरी विस्तार देखें, देशांतरी विस्तार इसका हमको देखने को मिलता है 74 डिग्री 30 मिनट। कितना? 74 डिग्री 30 मिनट से लेकर के यह 81 डिग्री तक इसका देशांतरी विस्तार, पूर्वी देशांतरी विस्तार हम देखने को मिलता है। देशांतरी विस्तार कितना? 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। सतपुड़ा मैकल श्रेणी की यदि अगर कुल लंबाई बोले तो यह कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 900 किलोमीटर। कितनी है इसकी कुल लंबाई? 900 किलोमीटर तक इसकी कुल लंबाई है। और इस सतपुड़ा सीरीज को हम देखते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई यदि हम देखें, एवरेज हाइट है इसकी 600 से 1000 मीटर के आसपास इसकी औसतन ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा भाग कह लें तो यह है, और यह ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है ये? ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान से लेकर के गुजरात। चलिए अब अगला टॉपिक, हाँ, हमने देखा इसकी औसतन हाइट देखी कितनी, 600 से 1000 मीटर के आसपास इसकी औसतन हाइट है, और इसकी कुल लंबाई कितनी? 900 किलोमीटर है। ठीक है। अब यदि हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी को देखें तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी का विस्तार देखें, इसमें हम देखते हैं कि जो पश्चिमी भाग है वह गुजरात के पूर्वी हिस्से से लेकर के बुरहानपुर दर्रे तक, इस पूर्वी हिस्से से लेकर के कहाँ तक? ये बुरहानपुर दर्रे तक यह राजपीपला की श्रेणी कहलाती है, जिसे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। इस पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में जो है राजपीपला, जिसे राजपीपला की श्रेणी भी कहा जाता है, और इस राजपीपला की श्रेणी में राजपीपला की पहाड़ी, दूसरा हम देखते हैं अखरानी की पहाड़ी, तीसरा बड़वानी की पहाड़ी, इसके बाद बीजागढ़ की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पे जो बुरहानपुर का दर्रा है वहाँ पर असीरगढ़ का किला भी है, और इसी बुरहानपुर दर्रे से होकर के दक्षिण का रास्ता जाता है इसे है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में, जिसे हम राजपीपला श्रेणी भी कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पूर्वी भाग से लेकर के बुरहानपुर दर्रे तक है। बिल्कुल इसको समझ लीजिएगा कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी 3 भागों में है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, और इसका जो हम देखें बुरहानपुर दर्रे से पूर्वी हिस्सा, जिसमें खंडवा का कुछ हिस्सा आ जाता है, बैतूल है, आपका छिंदवाड़ा है,
ये जो क्षेत्र है यह पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी कहलाता है। और इसके बाद जो है, जो बालाघाट वाला हिस्सा है, बालाघाट वाला हिस्सा जो मैकल श्रेणी कहलाता है। बालाघाट की का हिस्सा इस तरफ बालाघाट, और फिर कुछ हिस्सा मंडला, कुछ हिस्सा डिंडौरी का, ये आपका नर्मदा सोन घाटी अमरकंटक पहाड़ियों तक जाता है। इसे मैकल श्रेणी कहते हैं। और इसी मैकल श्रेणी की देखिए, मध्य वाला हिस्सा जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है, जिसमें दो श्रेणियां आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक है ग्वालीगढ़ की श्रेणी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, और दूसरा महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है। तो जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है, मैं इसको एक बार नक्शे में मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यदि अगर हम इस हिस्से को देखें, तो इस हिस्से में यहाँ पर आप देखेंगे जो राजपीपला की श्रेणी है, ये गुजरात के पूर्वी भाग से लेकर के ये जो पश्चिमी हिस्सा है, इसे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर अखरानी की पहाड़ी है, अखरानी पहाड़ी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बड़वानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी पहाड़ी है आपका, और राजपीपला की पहाड़ी जो कि है, राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी, अखरानी पहाड़ी। यहाँ पर बीजागढ़, बीजागढ़ की पहाड़ी, और असीरगढ़ की पहाड़ी। ये इतनी पहाड़ियाँ पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में आती है। किसमें आती है? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में आती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की बीजागढ़ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में आती हैं। अब यदि अगर हम इसके मध्य वाले भाग में देखें, यहाँ से इस वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा तो ऐसा अर्धचंद्राकार है, ये ऐसा थोड़ा सा ऊपर उठ, तो इस वाले हिस्से में हमको दो पहाड़ियाँ जो मुख्य देखने को मिलती हैं, ग्वालीगढ़ पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, और दूसरा महादेव पहाड़ी। इसी महादेव पहाड़ी में, ठीक है, इसी महादेव पहाड़ी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, इसी महादेव पहाड़ी में क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी है? धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़। कितनी ऊंची चोटी है? 1350 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है ये? 1350 मीटर। महादेव श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न यदि अगर बनता मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, यदि अगर ऑप्शन में महादेव श्रेणी, महादेव पहाड़ी आए, सही है। यदि ऑप्शन में सतपुड़ा मैकल श्रेणी भी दे दे तो भी सही है। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि महादेव पहाड़ी ही सतपुड़ा मैकल श्रेणी का भाग है। अब यदि अगर हम मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में देखें, इसके आगे पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के आगे, तो यह जो मैकल श्रेणी है, यह मैकल श्रेणी अर्धचंद्राकार हिस्से में, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी यदि अगर देखें तो अमरकंटक की पहाड़ी है। यह 1127 मीटर ऊंची पहाड़ी है। अमरकंटक की जो चोटी है मैकल श्रेणी का हिस्सा है। कुछ किताबों में 1127 और 1124 मीटर के आसपास देखने को मिलता है। तो देख लेंगे आप, जो भी डेटा है, आप जब भी ऊंचाई लिखें तो लगभग में लिखें, ज़्यादा बेहतर ये है कि 1124 मीटर ज़्यादा किताबों में देखने को मिलता है, तो यही आप ऑप्शन में लिखें। अब यदि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, तो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटियों में सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। सेकंड नंबर में कौन सी यदि अगर चोटी आ जाएगी? सेकंड नंबर में आ जाएगी सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, सिद्ध बाबा की चोटी हमने कहाँ देखा था? सिद्ध बाबा की चोटी को हमने बुंदेलखंड के पठार में देखा था। 1172 मीटर ऊंची चोटी थी। फर्स्ट धूपगढ़, सेकेंड ये। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अमरकंटक की चोटी, जो है 1124 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो इस तरह से ये
सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। अब इस क्षेत्र को हम और क्रम से देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई मैंने जैसा कि बतला चुका हूँ, 600 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1000 मीटर के आसपास आप इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी। यदि अगर हम इस क्षेत्र में मिट्टी देखें तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का यदि अगर पश्चिमी हिस्से में देखें तो पश्चिमी भाग में आपको मिट्टी किस प्रकार की देखने को मिलती? काली मिट्टी देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में कैसी मिट्टी देखने को मिलती है? काली मिट्टी देखने को मिलती है। और पूर्वी भाग में कैसी मिट्टी देखने को मिलती है? लाल पीली मिट्टी देखने को हमको मिलती है। यदि हम तापमान देखें तो पश्चिमी भाग में लगभग आपको तापमान 42 ° के आसपास देखने को मिलता है, मतलब गर्मी में आपको अधिक गर्मी देखने को मिलेगी पश्चिमी भाग में। वहीं यदि शीतकालीन टेम्परेचर गर्मी के दिन में 42 ° के आसपास, और शीतकालीन टेम्परेचर देखें तो 12.5 ° एवरेज देखने को मिलता है। तो गर्मी में अधिक गर्मी, लेकिन ठंडी में साधारण ठंड यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं यदि अगर पूर्वी भाग में देखें तो पूर्वी भाग में 30 ° गर्मी के दिन का, और शीतकालीन टेम्परेचर 18 ° के आसपास देखने को मिलता है। तो पश्चिम भाग में गर्मी में अधिक गर्मी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में यदि अगर वर्षा हम देखें तो पश्चिमी भाग में जो वर्षा देखने को मिलती है वह 62.5 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर के आसपास हमको वर्षा देखने को मिलती है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पश्चिमी भाग मतलब इस हिस्से में जो वर्षा होगी वह कैसी होगी? 62.5 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर हम पूर्वी भाग में वर्षा देखें तो पूर्वी भाग में वर्षा हमको लगभग 125 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है हमें। तो पूर्वी भाग में वर्षा में कितनी देखने को मिलती है? 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में यदि सर्वाधिक वर्षा वाला यदि क्षेत्र देखे तो वह पचमढ़ी है। पचमढ़ी में जो वर्षा होती है वह 199 सेंटीमीटर के आसपास होती है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पचमढ़ी है, जो महादेव श्रेणी में 199 मध्य वाला भाग जहाँ महादेव श्रेणी और ग्वालीगढ़ की श्रेणी है, जो पचमढ़ी वाला भाग है वह 199 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कृषि उपज देखें तो कृषि उपज यदि अगर पश्चिमी भाग में देखेंगे तो आपको कृषि उपज देखने को मिलेगी कपास, जो मुख्य उपज है ज्वार, कपास और ज्वार। यदि हम छिंदवाड़ा वाले हिस्से में देखते हैं तो यहाँ पर आपको मूंगफली और मक्का आपको प्रमुख उपज देखने को मिलेगी छिंदवाड़ा वाले हिस्से में। यदि अगर हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी के पूर्वी हिस्से में यदि अगर देखते हैं, पूर्वी हिस्सा मतलब जो बालाघाट वाला क्षेत्र है, डिंडोरी वाला क्षेत्र है, और कुछ हिस्सा मंडला और अमरकंटक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मुख्य फसल है वह है चावल। ठीक है। और ये जो चावल है ये बालाघाट में सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। काली मूछ का जो चावल है वो सबसे बेहतर क्वालिटी का जब बोले तो वो बालाघाट जिले में प्राप्त होता है। तो कृषि उपज में हमने देखा पश्चिमी हिस्से में कौन कौन सी फसल है? कपास और ज्वार। और जो मुख्य फसल में यदि छिंदवाड़ा वाले जिन देखें तो मक्का, मूंगफली है। और पूर्वी हिस्सा जो बालाघाट वाला है, बालाघाट में सर्वाधिक चावल देखने को मिलता है। अब यदि अगर यहाँ पर हम देखते हैं जो वनोपज है, वनोपज हम देखते हैं तो वनोपज यहाँ पर देखने को मिलेगी जो है साल, सागौन, बांस, तेंदुपत्ता प्रमुख वनोपज है। साल, सागौन, बांस, तेंदुपत्ता प्रमुख वनोपज देखने को मिलती है। हम यदि अगर यहाँ से देखें जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का कुछ हिस्से में होशंगाबाद वाला हिस्सा है, छिंदवाड़ा जो का पश्चिमी हिस्सा यदि हम देख लें, बैतूल, खंडवा, खरगोन, इस क्षेत्र में हमको सागौन की मात्रा बहुत अधिक देखने को मिलती है। और यदि साल क्षेत्र देखें तो बालाघाट, डिंडौरी और मंडला में बहुत अधिक मात्रा में साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। और यदि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक बांस का उत्पादन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में देखने को मिलता है। यहाँ पर तेंदुपत्ता भी देखने को मिलता है। तो ये जो प्रमुख यदि अगर वन संपदा में देखें तो साल, सागौन, बांस, तेंदुपत्ता आदि प्रमुख वनोपज देखने को मिलती है। अब इस क्षेत्र में यदि अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की यदि अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा आपका बैतूल में HMT का कारखाना है। ठीक है, HMT का कारखाना है। छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का कारखाना है। छिंदवाड़ा में क्या है? स्याही बनाने का कारखाना है। और जो बालाघाट है वहाँ तांबा उत्खनन केंद्र है। बालाघाट में क्या है? तांबा उत्खनन केंद्र है। बालाघाट क्या है?
तांबा उत्खनन केंद्र है। और बैतूल में HMT का कारखाना है। छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का कारखाना है। बालाघाट में तांबा उत्खनन केंद्र है। अब यहाँ पर दर्शनीय स्थल की यदि अगर बात हो तो दर्शनीय स्थल में हम देखते हैं कि जो दर्शनीय स्थल है वह आपका आ जाएगा पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी जो है प्रमुख दर्शनीय स्थल है। और पचमढ़ी के बाद असीरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, है ना। 52 गजा दर्शनीय स्थल है। और एक चीज़ और देखने को मिलती है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी जो है वन्य जीव केंद्र है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है महत्वपूर्ण है। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में इसका कुछ हिस्सा जो है कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। यदि हम जनजाति की बात करते हैं तो यदि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पर जनजाति में हम देखते हैं, ट्राइब्स में यदि अगर हम देखें तो ट्राइब्स में देखने में ये आता है कि जो पश्चिमी हिस्सा है सतपुड़ा श्रेणी का, यहाँ पर भील जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, भील जनजाति आपको देखने को मिलेगी। जो क्षेत्र है पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पर आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। इस मध्य वाले हिस्से में आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। कोरकू जनजाति छिंदवाड़ा होशंगाबाद में आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। और छिंदवाड़ा के पातालकोट में जनजाति पाई जाती है भारिया। कौन सी जनजाति पाई जाती है, भारिया। और पूर्वी हिस्से में अगर देखें तो बैगा और गोंड जनजाति देखने को मिलती है। कौन कौन सी टाइप देखने को मिलती है, बैगा और गोंड जनजाति को देखने को हमें मिलती है। अब खनिज संपदा की दृष्टि से यदि अगर इस क्षेत्र को देखें तो यह खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, अब खनिज संपदा में यदि अगर हम देखते हैं तो बालाघाट में कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे, तो बालाघाट में आप देख सकते हैं मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज की खदान कहाँ कहाँ है, तो मैग्नीज की खदान आपका बालाघाट क्षेत्र में हम देखते हैं। तो मैग्नीज की खदान आपको मिल जाएगी भरवेली में। भरवेली जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो है खुली खदान के रूप में आपको मैग्नीज की खदान देखने को मिलती है। उकवा माइंस है यहाँ पर जो है बालाघाट में। और आपको एक रमरमा माइंस देखने को मिलेगी जो वाराणसी के पास में। तो ये मैग्नीज की खदान है। अब एक और खनिज यहाँ पर बालाघाट में देखने को मिलता है तांबा का सबसे बड़ा केंद्र जो मलाज खंड है। ठीक है, क्या है, मलाज खंड है। तो बालाघाट में कौन कौन से खनिज हमको देखने को मिले, मैग्नीज तथा तांबा देखने को मिले। एक और क्षेत्र, अब दूसरा हम देखते हैं छिंदवाड़ा में दो प्रमुख खनिज हमको देखने को मिलते हैं, मैग्नीज और कोयला। कौन कौन से, मैग्नीज और कोयला हमको देखने को मिलता है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में प्रमुख खनिज कौन सा है, मैग्नीज और कोयला आपको प्रमुख मात्रा में देखने को मिलेगा। अब बैतूल की यदि अगर बात आ जाए तो बैतूल जिले में जो खनिज है, बैतूल जिले में जो खनिज देखने को मिलेगा आपको, ग्रेफाइट, टिन भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ कोयले का भंडार भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको चूना पत्थर का भी भंडार देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो बैतूल में ग्रेफाइट, टिन, कोयला और चूना पत्थर प्रमुखता से देखने को मिलता है। इसके अलावा होशंगाबाद, नरसिंहपुर और पेंच घाटी में आपको कोयला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो है खनिज की दृष्टि से तो बालाघाट है। बालाघाट में क्या, फिर से रिवाइज करते हैं, बालाघाट में अगर हम खनिज संपदा देखें तो मैग्नीज और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक मैग्नीज देखने को मिल जाता है और दूसरा तांबा देखने को मिल जाता है। वहीं छिंदवाड़ा में अगर हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा में आपको कोयला और मैग्नीज के भंडार देखने को मिलेंगे। बैतूल में आपको ग्रेफाइट, टिन, कोयला और चूना पत्थर प्रमुख खनिज संपदा देखने को मिलती है। होशंगाबाद, नरसिंहपुर और पेंच घाटी में भी कोयला आपको देखने को मिलेगा। और यदि अगर हम देखते हैं तो बैतूल में HMT का कारखाना है। वहीं छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का कारखाना आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बुरहानपुर जो कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर जो नेपा नगर है वह अखबारी कागज का उद्योग अखबारी कागज बनाने का कारखाना है नेपा नगर में। नेपा नगर कहाँ, बुरहानपुर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है।
तो इस क्षेत्र में आप सतपुड़ा मेकल श्रेणी में इस तरह से देखेंगे। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आपको एक जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में जो दो जिले पड़ते हैं, खंडवा और खरगोन, जिसे निमाड़ का मैदान कहते हैं। ये जो खंडवा और खरगोन का निमाड़ का मैदान है, यहाँ पर असीरगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, खंडवा एवं खरगोन में आप देखेंगे यहाँ पर, तो खंडवा और खरगोन निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो खंडवा खरगोन है, यहाँ पर नर्मदा घाटी है। नर्मदा घाटी और असीरगढ़ की पहाड़ियों के बीच में आपको निमाड़ का मैदान आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो निमाड़ का मैदान कहाँ, किसी से बीच में क्वेश्चन बन सकता है। निमाड़ का मैदान तो असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा के मध्य में निमाड़ का मैदान है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी को, फिर आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा मेकल श्रेणी कितने किलोमीटर लंबी है? 900 किलोमीटर लंबी। कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान से लेकर के इसका विस्तार कहाँ तक देखने को मिलता है? गुजरात तक देखने को मिलता है। ये 3 भागों में बटी हुई है। पश्चिमी यदि अगर भाग देखें, जिसे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं, मध्य वाले भाग को आप क्या कहेंगे? मध्य वाले भाग को हम कहते हैं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, और सबसे पूर्वी भाग मेकल श्रेणी कहलाता है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जिसे राजपीपला की श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात के पूर्वी हिस्से से लेकर के बुरहानपुर दर्रे तक फैली हुई है, इसे राजपीपला की श्रेणी कहते हैं। इसमें राजपीपला की पहाड़ियां, अखरानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां और असीसगढ़ की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो यह पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, जिसे राजपीपला की श्रेणी भी कहते हैं। बुरहानपुर दर्रे से अगर हम पूर्वी हिस्से में देखें तो खंडवा का कुछ भाग है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं होशंगाबाद का भी कुछ हिस्सा आता है, होशंगाबाद का हिस्सा। तो ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी कहलाती है। इसमें 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी। जो महादेव पहाड़ी का हिस्सा है वह होशंगाबाद जिले में भी आता है, और यहाँ पर जो पचमढ़ी है वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हम देखते हैं। एक छिंदवाड़ा सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पर पचमढ़ी वाला हिस्सा जो होशंगाबाद से लगता है, वहां पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। तो इसमें देखते हैं कि 2 पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हैं और महादेव की पहाड़ियां। महादेव की पहाड़ी में ही सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की कौन सी है? जल्दी बताइए। धूपगढ़ की पहाड़ी। कितनी ऊंचाई है उसकी? 1350 मीटर है। ठीक है, और यदि अगर हम इसके पूर्वी हिस्से में को देखें, जो बालाघाट वाला हिस्सा, यहाँ पर मैकल श्रेणी पाई जाती है। बालाघाट, डिंडौरी और वो अमरकंटक तक का हिस्सा जाता है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम होता है और जोहिला नदी, 3 नदियों का उद्गम होता है। तो मैकल जो श्रेणी है, यहाँ पर जो है कौन सा सबसे ऊंची चोटी है? अमरकंटक की चोटी है, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको 1124 मीटर बताया हूँ। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की, सेकंड नंबर में आपका सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर, 30 नंबर में अमरकंटक की चोटी 1124 मीटर है। यदि हम इस क्षेत्र में देखते हैं औसत ऊंचाई, तो 600 से 1000 मीटर औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। मिट्टी पश्चिमी हिस्से में काली मिट्टी, पूर्वी हिस्से में लाल पीली मिट्टी। काली मिट्टी तो कपास होगा, पूर्वी में लाल पीली मिट्टी है तो चावल होगा। एक लॉजिकल रूप से आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन तापमान पश्चिमी हिस्से में 42 और पूर्वी शीतकालीन तापमान पश्चिमी हिस्से में 12.5 मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और साधारण ठंड। हम यहाँ देखते हैं तो पूर्वी हिस्सा 30 मतलब साधारण गर्मी और साधारण ठंड पूर्वी हिस्से में देखने को मिलती है। 18 ठंड का टेम्परेचर देखने को मिलता है। वर्षा यदि पश्चिमी हिस्से में देखें तो बहुत कम वर्षा होती है, 62 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा। पूर्वी हिस्से में 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सर्वाधिक यदि वर्षा किसी मध्य प्रदेश किसी हिस्से में होती है तो वो है पचमढ़ी, यहाँ पर 199 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। कृषि उपज पश्चिमी हिस्से में कपास और ज्वार, छिंदवाड़ा वाले हिस्से में मक्का और मूंगफली देखने को मिलती है, पूर्वी हिस्से में चावल। वनोपज देखते हैं तो साल, सागौन, बांस और तेंदुपत्ता है। औद्योगिक क्षेत्र एचएमटी बैतूल में है, नेपानगर बुरहानपुर में अखबारी कागज का, स्याही उद्योग छिंदवाड़ा और तांबा उत्खनन केंद्र बालाघाट। दर्शनीय स्थल पचमढ़ी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, 52 गजा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जनजाति मैंने आपको बतला दिया, पश्चिमी हिस्से में भील, मध्य हिस्से में कोरकू, भारिया और पूर्वी हिस्से में बैगा और गौंड ट्राइब्स देखने को मिलती है। खनिज संपदा में हम देखते हैं छिंदवाड़ा में मैग्नीज और कोल। ठीक, इसके बाद हम बैतूल में ग्रेफाइट, टिन, कोयला, चूना पत्थर, होशंगाबाद नरसिंहपुर पेंच घाटी में कोयला, और बालाघाट में मैंने आपको क्या बताया था? तांबा और मैग्नीज के भंडार देखने को मिलते हैं। इस तरह से यह सतपुड़ा मेकल श्रेणी होता है कंप्लीट। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें।